गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959। ये जो धारा है, ये इसमें जो धारा 44 है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और हमारे वीडियो का टाइटल है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 अपील प्रक्रिया और अधिकार। ये बड़ी महत्वपूर्ण धारा है सर इसमें। और ये जो किसानों के अधिकारों की रक्षा हेतु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 एक सशक्त विधिक संरचना प्रदान करती है। एक हट के टॉपिक है सर हमारा। अभी तक हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं उन सभी वीडियो में एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। चूंकि मेरे समक्ष एक प्रकरण अभी आया था फिलहाल वर्तमान में, जिसमें मैंने नामांतरण आदेश के विरुद्ध एसडीओ ऑफिस में अपील पेश की थी धारा 44 के तहत। तो इसीलिए इस केस की पूरी स्टडी मेरे द्वारा की गई थी, इसलिए बीच में इस पे मेरे द्वारा आपको वीडियो बनाकर जानकारी प्रदान की जा रही है। आज के वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे उसमें धारा 44 की अपील किस प्रकार की जाएगी, अपील का प्रारूप क्या होगा, अपील के समर्थन में लगने वाले शपथ पत्रों की ड्राफ्टिंग जिसको हम प्रारूप कहते हैं वो क्या होगा, ये धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम अपील प्रस्तुत करने जाते हैं और उसकी समय सीमा निकल जाती है, किसी कारणवश हम लेट हो जाते हैं, तो उसमें हमें धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उस आवेदन की ड्राफ्टिंग क्या होगी, किस प्रकार से लिखा जाएगा, उसमें क्या आधार लिखे जाएंगे, ये सारी ड्राफ्टिंग भी मैंने तैयार की हुई है। ये जितने भी ड्राफ्टिंग है ये सब मैंने ई बुक के अंदर तैयार करके रखी हैं और उसी में से मैं आपको संक्षिप्त जानकारी भी प्रदान कर दूंगा। इसके अलावा धारा 47 जो लिमिटेशन से ताल्लुक रखती है कि कितने समय बाद अपील प्रस्तुत की जा सकती है। मतलब जैसे तहसीलदार महोदय ने आदेश किया तो उनके आदेश करने के कितने समय बाद एसडीओ ऑफिस में अपील प्रस्तुत की जा सकती है। एसडीओ ऑफिस में जो आदेश किया गया उस आदेश के किए जाने के कितने दिनों के बाद जो है कि कलेक्टर महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है। कलेक्टर महोदय ने जो आदेश किया उसके कितने दिन बाद अपील जो है कि उसके राजस्व आयुक्त में प्रस्तुत की जा सकती है। इसकी लिमिटेशन क्या होगी, ये सब धारा 47 में बताया गया है, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसी के अलावा धारा 52, ये भी भू राजस्व संहिता 1959 की एक महत्वपूर्ण धारा है। इसकी धारा 52 की उपधारा 2, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थगित किए जाने हेतु निवेदन किया जाता है। इसको हम यदि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के साथ इसकी तुलना करके अगर देखें तो आदेश 39 नियम 1-2, जो सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश 39 नियम 1-2 बताया गया है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में धारा 52 दी गई है, जिसके तहत अपील न्यायालय के समक्ष एक आवेदन भी प्रस्तुत किया जा सकता है धारा 52 का, जिसमें निवेदन किया जा सकता है कि अपील के विचाराधीन रहने के दौरान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया उसको स्थगित रखा जाए। इस पर भी हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। और अपील में लगने वाले दस्तावेज क्या होंगे और मध्य प्रदेश में किसानों की किन किन समस्याओं का समाधान करती है ये संहिता, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और ये इसमें जो है कि 1 लगायत 264 धाराएं हैं, इसमें अनुसूची 1, 2, 3 भी दी गई है। ये सारी डिटेल जानकारी लगभग 70 पेज के अंदर मैंने ई बुक तैयार की है आपके लिए। ये सारी डिटेल जानकारी जो जिसकी ड्राफ्टिंग और जो प्रारूप है ये सभी ई बुक के अंदर मैंने तैयार किए हुए हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं मैं आपको संक्षिप्त में दे दूंगा, क्योंकि 70 पेज की जानकारी देना तो सर संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं ई बुक के अंदर से आपको परिचित जरूर करा दूंगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि ई बुक के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, हमारे अध्याय क्या है। हमारे इसमें तकरीबन मैंने 17 अध्यायों में बांटी है इसको, धारा 44 को। धारा 44 चूंकि आप जानते हैं सर की भू राजस्व संहिता जो है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण संहिता है। आप देख रहे हैं बुक तो काफी बड़े साइज में है, उपलब्धि है, लेकिन इसमें से मैंने एक महत्वपूर्ण धारा निकाली आप लोगों के लिए 44, जिसका अक्सर अधिवक्ता साथियों को भी उपयोग होता है और किसान भाइयों को भी ये बड़ी महत्वपूर्ण धारा है और एक आम व्यक्ति के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण धारा है धारा 44। क्योंकि यदि कोई अधिकारी हमारे खिलाफ आदेश पारित कर देता है तब हम क्या करेंगे, क्या हम चुप होकर बैठ जाएंगे? नहीं सर, हमें कानून ने अधिकार दिया है कि हम उसकी अपील बड़े अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। वो धारा 44 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में दिया गया है। इसी को बड़ी सूक्ष्म और विस्तार के साथ मैंने व्याख्या की है और इसके लिए एक ई बुक भी तैयार की है। उस ई बुक की लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ई बुक डाउनलोड आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको यदि आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो आइए सर, अब हम बिना देरी किए उस ई बुक से मैं परिचित भी आपको करा देता हूं और उसमें से ही जो महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको प्रदान भी कर देता हूं। आइए सर।
बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। पूरा वीडियो आप देखिएगा, वरना महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित हो जाएंगे, क्योंकि वकालत की प्रैक्टिस के दौरान भी इसकी हमें कई बार आवश्यकता पड़ती है। और हमारे सामने हमेशा यही प्रश्न पैदा होता है कि हम अपील किस प्रकार से ड्राफ्ट करें। यदि हम लेट हो गए अपील प्रस्तुत करने में, तो धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन की ड्राफ्टिंग क्या होगी, लगने वाले शपथ पत्र की ड्राफ्टिंग क्या होगी, क्या दस्तावेज लगाए जाएंगे, सारी जानकारी प्रैक्टिकल ज्ञान के आधार पे, प्रैक्टिकल तौर पे ये मैंने आपके लिए तैयार की है। बुक तो मैंने आपको बता दी है, काफी मोटे साइज में है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक धारा मैं अभी निकाल के लाया हूं। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण धारा है उन पे भी आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, ताकि आपको वकालत की प्रैक्टिस के दौरान भी आसानी हो, एक आम व्यक्ति को भी इसमें आसानी हो। अब हम सर उस ई बुक से परिचित हो लेते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किया। आप देख रहे हैं जैसे कि ई बुक का शीर्षक मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 अपील प्रक्रिया और अधिकार। जैसा कि इसके टाइटल से स्पष्ट है कि इस ई बुक के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, मैं आपको परिचित करा देता हूं। इसमें जो अध्याय बांटे गए हैं, इसमें अध्याय 1 में मैंने आपके लिए परिचय इसमें लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 का संक्षिप्त परिचय, भूमि कानूनों में अपील का महत्व, धारा 44 का उद्देश्य और प्रासंगिकता क्या होगी, यह अध्याय 1 में बताया गया है। अध्याय 2 में धारा 44 का कानूनी प्रभाव क्या होगा। अध्याय 3 में अपील करने का अधिकार और पात्रता, मतलब किस व्यक्ति को अपील करने के अधिकार और पात्रता होगी। अध्याय 4 में अपील प्राधिकारी और उनकी शक्तियां। अध्याय 5 में अपील की समय सीमा और प्रक्रिया, जो धारा 47 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में दी गई है, जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे। अध्याय 7 में अपील में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थगित किए जाने का आवेदन व कानून। हमारे सामने कई बार यह भी प्रश्न पैदा हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश कर दिया और वो बिना देरी किए उसको लागू करने पर आमादा हो जाते हैं, तब हमारे सामने बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। हमारा क्लाइंट हमसे बार बार कहता है कि वकील साहब आप इसमें कोई ऐसी कार्रवाई करें कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश तो रुक जाए कम से कम, जब तक अपील का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है। तो उसी के लिए मैंने ये एक स्पेशल अध्याय 7 इसमें शामिल किया है, जो धारा 52 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 से संबंधित है। धारा 52(2) में प्रावधान दिए गए कि हम अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थगित किए जाने का निवेदन कर सकते हैं। अध्याय 8 में सर इसमें शामिल किया है अपील में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थगित किए जाने के लिए आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी, वो इसमें तैयार की गई है। अध्याय 9 में है अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध धारा 44 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत अपील का प्रारूप, मतलब अपील का प्रारूप क्या होगा, उसमें क्या क्या पॉइंट शामिल किए जाएंगे, किन किन आधारों पर अपील की जा सकती है, वो सारी ड्राफ्टिंग इस प्रारूप के अंदर दी गई है। ये अध्याय 9 में बताया गया है। अध्याय 10 में निष्कर्ष और सुझाव, यह भी काफी महत्वपूर्ण है सर। और अध्याय 11 में है यदि नियत समय में अपील पेश नहीं कर पाए तो धारा 5 सीमांकन अधिनियम 1963 के तहत विलंब माफी का आवेदन किस प्रकार से पेश किया जाएगा, उसकी ड्राफ्टिंग क्या होगी, उसमें वो क्या आधार होंगे जिनको हम लिख सकते हैं और अपीलेट न्यायालय को बता सकते हैं कि सर इस कारण से हम निश्चित समय में अपील प्रस्तुत नहीं कर पाए थे और ये आवेदन के साथ प्रस्तुत है। ये इसमें अध्याय 11 में बताया गया। अध्याय 12 में सर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अपील के समर्थन में शपथ पत्र का ड्राफ्ट क्या होगा, ये भी ई बुक के अंदर मेरे द्वारा तैयार किया गया है। अध्याय 13 में अपील में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज, और अध्याय 14 में अपील अस्वीकृति के संभावित कारण और बचाव, कि हम ऐसे आधार न लिखें जिससे हमारी अपील अस्वीकार हो जाए। हम उन सावधानियों को रखते हुए अपील की ड्राफ्ट तैयार करें जिससे हमारी अपील स्वीकार हो जाए और हम केस जीत जाए। अध्याय 15 में निष्कर्ष और सुझाव। अध्याय 16 में धारा 47 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत अपील की परिसीमा, जो मैंने आपको बताया था। ये सारी जानकारी इस ई बुक के अंदर है डिटेल में। तो आइए सर मैं आपको अब मुख्य पॉइंट पे लेके चलता हूं, जिससे ये सारे अध्यायों का सार मैं संक्षिप्त में वीडियो के जरिए आपको बता देता हूं। और पूरी डिटेल तो इस ई बुक के अंदर लिखी हुई है सर, तकरीबन 70 पन्नों की ई बुक है। अगर मैं पूरी पढ़ के बताऊंगा तो तकरीबन 3 घंटे से ऊपर लग जाएगा, लेकिन मैं आपको इतनी आसानी के साथ और सरल शब्दों में जरूर जानकारी दे दूंगा कि आप पूरी ई बुक को भी समझ लेंगे। आइए सर हम आगे बढ़ते हैं। उसका परिचय मैं आपको करा देता हूं कि उसमें जो मेरे द्वारा लिखा गया है मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं कि आज हम भू राजस्व संहिता की धारा 44 के बारे में चर्चा करेंगे, और इसमें अपील की प्रक्रिया और अपील करने वाले अधिकारी और उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों को विस्तार से समझेंगे। यदि आप मध्य प्रदेश में भूमि से जुड़े किसी प्रशासनिक आदेश से असंतुष्ट हैं तो आपको जानकारी अवश्य देखनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है सर कानून। हर स्टेट का भू राजस्व संहिता अलग अलग बनाया गया है,
तो ये मेरा वीडियो सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है सर, ये ऑल इंडिया के एडवोकेट्स के लिए भी है और ऑल इंडिया के किसानों के लिए भी है और ऑल इंडिया के नागरिकों के लिए भी है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोसीजर सब में एक ही रहेगी, आपकी स्टेट के हिसाब से सिर्फ आप धारा बदल सकते हैं इसमें। जैसे मध्य प्रदेश में अपील की धारा 44 दी गई है, आप यदि उत्तर प्रदेश से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, तमिलनाडु से हैं या जिस भी स्टेट से हैं, तो वहां आपकी संहिता में जो धारा लिखी गई है, आप इसमें सिर्फ वो धारा परिवर्तित कर सकते हैं, बाकी के सभी आधार तो एक ही रहेंगे लगभग लगभग। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें धारा 44 मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता 1959 का जो प्रावधान है, क्या कहती है धारा 44? सबसे पहले सर हम ये समझ लेते हैं। यह धारा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पारित किए गए आदेशों के खिलाफ अपील करने का अधिकार प्रदान करती है। सबसे फर्स्ट चीज हो गई कि धारा 44 क्या कहती है, ये अगर हम अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से असंतुष्ट हैं तो उसके खिलाफ हमें अधिकार देती है कि हम उसके खिलाफ वरिष्ठ न्यायालय में, उसके अपीलेट न्यायालय में अपील प्रस्तुत करके उस आदेश को चुनौती दे सके और निरस्त करवा सके। ये हमें अधिकार देती है धारा 44। नंबर दूसरा है, धारा 44 के तहत कोई भी व्यक्ति जो किसी आदेश से प्रभावित हुआ है वह एक उच्च अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। कौन कौन अपील सुन सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये सर, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी डिटेल में सारा ई बुक के अंतर्गत लिखा गया है, मैं उस पर भी आपका एक प्रकाश डाल दूंगा, लेकिन पूरा सार मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में समझा रहा हूं। कौन कौन अपील सुन सकते हैं? नंबर 1, तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी एसडीओ के पास होगी। तहसीलदार महोदय ने जो आदेश किया तो एसडीओ महोदय के समक्ष उसकी अपील होगी। नंबर 2 है अनुविभागीय अधिकारी, जिसको एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर भी कहते हैं, के आदेश के विरुद्ध अपील कलेक्टर महोदय के समक्ष होगी। कलेक्टर महोदय के आदेश के विरुद्ध अपील राजस्व आयुक्त के पास होगी और राजस्व आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होगी। तो इस प्रकार से किस अधिकारी के विरुद्ध अपील किस अधिकारी को होगी, ये शॉर्ट में संपूर्ण जानकारी सर मैंने आपको प्रदान कर दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज है कि अपील की समय सीमा क्या होगी, ये धारा 47 में बताया गया मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता 1959 की, कि अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय मिलता है सर में। यदि कोई विशेष कारण हो तो अपील प्राधिकारी इस अपील अवधि को बढ़ा भी सकते हैं, बशर्ते कि विलंब का उचित कारण बताया जाए। जैसा कि धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का यदि आप आवेदन लगाते हैं और उचित आधार बताते हैं तो इसमें समय अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। अपील की प्रक्रिया, उदाहरण मैंने तैयार किया समझाने के लिए आपको। मान लीजिए कि रामलाल नामक व्यक्ति को तहसीलदार ने भूमि अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, लेकिन रामलाल का दावा है कि वह कानूनी रूप से उस भूमि का मालिक है। तहसीलदार महोदय ने तो आदेश दे दिया कि अतिक्रमण हटाओ यहां से आप, जबकि रामलाल के पास रजिस्ट्री भी है, ये जो भी मालिकाना हक के दस्तावेज है कि उसको किसी ने गिफ्ट की है या उसको उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, ये कुछ उसके पास ठोस ग्राउंड है, लेकिन तहसीलदार साहब नहीं मान रहे हैं और उन्होंने आदेश कर दिया कि आप अवैध अतिक्रमणकारी यहाँ से अवैध अतिक्रमण हटाओ। आदेश कर दिया और आदेश के पालन में नोटिस भी दे दिया। अब क्या करेगा व्यक्ति? धारा 44 उसके पास उपलब्ध है, सीधा वो अपीलेट न्यायालय में जाएगा और अपने अपील के आधार रखेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स बताएगा, निवेदन करेगा कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाए। इस स्थिति में रामलाल एसडीओ के पास अपील कर सकता है और तहसीलदार के आदेश को चुनौती दे सकता है। यह उपाय रामलाल के पास उपलब्ध होगा। यदि एसडीओ भी तहसीलदार के आदेश को सही ठहराता है तो रामलाल कलेक्टर के पास द्वितीय अपील कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अपील की बड़ी उम्मीदों के साथ, लेकिन जो है कि अपीलेट न्यायालय ने भी आपको नहीं सुना, तब आप उससे ऊपर कलेक्टर महोदय के समक्ष भी इसकी अपील कर सकते हैं। यदि कलेक्टर का निर्णय भी उसके खिलाफ जाता है तो राजस्व आयुक्त या राज्य सरकार के पास अंतिम अपील कर सकता है। इसमें जो निष्कर्ष निकला गया है सर अंत में, कि धारा 44 मध्य प्रदेश के नागरिकों को प्रशासनिक आदेशों से बचाव का अवसर देती है। नंबर दूसरा है, अपील करने के लिए समय सीमा का ध्यान रखना अनिवार्य है। नंबर तीसरा है, उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि तहसीलदार महोदय ने आदेश किया तो आपने सीधी डायरेक्ट जो है कि कलेक्टर महोदय के समक्ष अपील पेश कर दी। नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा, जो मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता में प्रावधान बताए गए उसके अनुसार। यदि किसी को भूमि से संबंधित प्रशासनिक आदेश से आपत्ति हो तो वह इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकता है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको उसकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां वो प्रदान कर दी हैं। अब इसमें मैं आपको ये और बता दूं कि मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता किसानों की किन किन समस्याओं का समाधान करती है। नंबर 1 है, भूमि के स्वामित्व का यदि कोई विवाद होता है वो डिसाइड होता है। हालांकि भूमि के स्वामित्व के संबंध में यदि कोई विवाद होता है तो संहिता में न्यायालयों द्वारा समाधान की व्यवस्था है। किसान के भूमि स्वामित्व पर विवाद हो तो
तो इसमें वैसे स्वत्व को जो डिसाइड करने का अधिकार है वो सिविल न्यायालय को दिया गया है। तो ये उस कंडीशन में होगा जब आप अपीलेट न्यायालय में गए और आपको कहीं भी नहीं सुना गया, तब फिर आपको सिविल न्यायालय के समक्ष आना पड़ेगा और वहां दीवानी वाद प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसमें फिर आपको जो प्रशासनिक अधिकारी उन्हें भी पक्षकार बनाना होगा, धारा 80 सीपीसी का नोटिस भी देना होगा, 60 दिन का समय भी देना होगा और वाद से स्वत्व घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का दावा अदालत में प्रस्तुत करना होगा। स्वत्व घोषणा जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जैसे कि आप रजिस्ट्री के आधार पर मालिक हैं या हिबानामे के आधार दान पत्र के आधार पर आप मालिक हैं या आपको आपके बाप दादा से खानदानी जमीन प्राप्त हुई है उसके आधार पर आप मालिक हैं, तो सारे अधिकार आपको सिविल जज साहब को बताना होंगे। और यदि उनके द्वारा घोषणा कर दी गई तो धारा 111 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, बड़ी महत्वपूर्ण धारा है सर। सिविल न्यायालयों का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होगा, राजस्व न्यायालय उससे हटके नहीं जा सकते। यदि एक बार सिविल न्यायालय के द्वारा आपको मालिक घोषित कर दिया गया तो राजस्व न्यायालय को उसको मानना ही होगा। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था इसमें दी गई है। इसमें किसानों की जो समस्याओं पे आगे हम चर्चा करते हैं कि भूमि के सीमांकन एवं रिकॉर्ड, अक्सर सीमांकन से संबंधित भी किसानों की समस्याएं होती हैं, तो उसका भी निराकरण इस संहिता के द्वारा किया जाता है। कई बार किसानों को शंका होती है कि उनकी भूमि पड़ोसी काश्तकार ने दबा ली तो वो क्या करेंगे, तो उसे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 129 के तहत तहसीलदार महोदय के समक्ष खसरा बीवन नक्शा की प्रमाणित कॉपी लगा के आवेदन प्रस्तुत करना होगा और उस पर तहसीलदार महोदय के द्वारा आदेश पारित किया जाएगा और उस आदेश के पालन में जो फसल की समयावधि छोड़कर अब गिरदावर और तहसीलदार महोदय और राजस्व अधिकारियों के द्वारा मौके पर जाकर उस काश्तकार की भूमि का सीमांकन किया जाएगा। और फसल की वो समय, जैसे कि गेहूं की फसल खड़ी है, चने की फसल खड़ी है, तो वो समय को छोड़ा जाएगा क्योंकि उस समय खेत में जरीब डालना और जाना वो फसल को भी नुकसान पहुंचाता है। खेत भी गीले होते हैं, नमी भी होती है, पानी सिंचाई भी होती रहती है, तो इस वजह से उस समय को छोड़कर उसकी सीमांकन और नपती की जाती है। और यदि उस सीमांकन में पाया जाता है कि किसी पड़ोसी काश्तकार ने जिस काश्तकार की भूमि का सीमांकन किया गया है उस पर अवैध अतिक्रमण करा पाया जाता है, तो उसके खिलाफ जो है कि उसको पंचनामा बनाया जाता है, फील्ड बुक तैयार की जाती है और उसको निर्देशित किया जाता है कि यहाँ से आप अवैध कब्जा छोड़ दें। जिस व्यक्ति की भूमि पर कब्जा पाया जाता है उसको अधिकार होता है कि वो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत अपनी भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन दावा प्रस्तुत कर सकता है। उसके साथ वो पूरी सीमांकन रिपोर्ट, फील्ड बुक, नक्शा, पंचनामा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, खसरा बीओ नक्शा लगाएगा और वो बताएगा। दूसरा व्यक्ति जो सीमांकन से असंतुष्ट है कि ये गलत सीमांकन किया गया है, यदि पड़ोसी काश्तकार असंतुष्ट है जैसे कि ये सीमांकन तो गलत किया गया, तो 129(5) मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत वो एसडीओ ऑफिस में आवेदन दे के उस सीमांकन आवेदन को चुनौती दे सकता है कि ये सीमांकन के नियमों के विरुद्ध जो भी उसको लगता है ये आधार है और इसलिए सीमांकन को निरस्त करके दोबारा सीमांकन किया जाए। मौके पे भी वो लिखित आवेदन वहां दे सकता है राजस्व अधिकारियों को कि आपने गलत सीमांकन किया है। और 129(4) के तहत स्थगन की भी वो मांग कर सकता है और 45 दिन की समयावधि रहती है। 45 दिन के बाद यदि वो 129(5) मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत एसडीओ महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं करता है तो उसको अंतिम मान लिया जाता है और तहसीलदार महोदय उसका अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सर एक मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दे दी जो हमारे इसी टॉपिक से संबंधित है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है कि भू राजस्व संहिता किसानों की किन किन समस्याओं का समाधान करती है, तो तीसरे नंबर पे अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा, भूमि का पट्टा एवं उत्तराधिकार, भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा, कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि उपयोग, राजस्व कर एवं बकाया राशि माफी, ऋणग्रस्त किसानों के लिए राहत, ये सारे चीजों का निराकरण इस संहिता के द्वारा किया जाता है। और ये किसानों के अधिकारों की रक्षा हेतु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 एक सशक्त विधिक संरचना प्रदान करती है। तो ये सब चीजें हो गई इसमें महत्वपूर्ण। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे अपील के प्रारूप पे। शपथ पत्र की ड्राफ्टिंग किस प्रकार से होगी, लिमिटेशन का आवेदन की ड्राफ्ट किस प्रकार से होगी, तो आइए सर। अपील की जो ड्राफ्टिंग होगी उस पर जाने से पहले मैं अपील के कुछ कानूनी आधारों पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अपील में क्या क्या कानूनी आधार महत्वपूर्ण होते हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 भूमि प्रशासन के तहत राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील करने का अधिकार प्रदान करती है। और इसमें जो मुख्य बिंदु है, धारा 44 के अंतर्गत अपील करने का अधिकार, आदेशों की न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करना, राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही तय करना। कौन कौन से आदेश इस धारा के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें जो प्रमुख आदेश है, भूमि के स्वामित्व और अधिकारों से संबंधित आदेश, भू राजस्व निर्धारण से जुड़े आदेश, भूमि के पट्टे और पट्टा निरस्तीकरण से जुड़े आदेश,
और भूमि अधिग्रहण और पुनः वितरण से संबंधित आदेश, ये इसके अंतर्गत आते हैं। 5वें नंबर पे राजस्व अभिलेखों में नामांतरण म्यूटेशन से जुड़े आदेश। 6ठे नंबर पे कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग में परिवर्तन से जुड़े आदेश, वो भी इसी के तहत आते हैं। इसको डायवर्शन भी कहते हैं सर। 172 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत आवेदन पेश किया जाता है एसडीओ महोदय के समक्ष, पूरा उसका नक्शा खसरा विवरण लगा के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तित कर लिया जाता है, तो उसके लिए डायवर्शन का आवेदन दिया जाता है, उसकी शुल्क भी जमा होती है और उसमें जांच के बाद आदेश किया जाता है कि कृषि भूमि अब आवासीय भूमि के रूप में उपयोग में की जा रही है। किसी भूमि पर अतिक्रमण और बेदखली से संबंधित आदेश इसके अंतर्गत बताए गए हैं। किन किन परिस्थितियों में अपील की जा सकती है, इस पे भी सर शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। किसी आदेश में त्रुटि या अन्याय हो व्यक्ति के साथ तो आप अपील कर सकते हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो तो आप अपील कर सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश दिया हो तो भी आप अपील कर सकते हैं। आदेश मनमाना, पक्षपातपूर्ण या अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दिया गया हो तो भी आप अपील पेश कर सकते हैं। भूमि स्वामित्व, कब्जे या भू राज्य से संबंधित कोई विवाद हो तो भी आप अपील कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वो मुख्य बिंदु हैं जिनके आधार पर सर अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अब हम अपील के प्रारूप पे चलते हैं सर, जिसके तहत अपील की ड्राफ्टिंग क्या होगी, ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता हूँ। वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपील के प्रारूप पर, अपील के समर्थन में लगने वाले शपथ पत्र की ड्राफ्ट क्या होगी, स्थगन आवेदन जो इसके साथ लगाया जाएगा उसकी ड्राफ्टिंग क्या होगी, लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के तहत जो आवेदन लगाया जाता है विलंब माफी का, उसके आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी और इसकी समय सीमा क्या होगी, आदि विषयों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले धारा 44 के तहत जो अपील का प्रारूप तैयार किया जाएगा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये प्रैक्टिकल बात है सर, हमें काफी आवश्यकता पड़ती है इसकी। तो अपील का जो प्रारूप है सर, तो जैसा कि आप जानते हैं मैं मेरे केस की अपील भी लेके बैठा हूं आपके सामने। मैं आपको इसमें से भी जानकारी पहले प्रदान कर देता हूं और उसके बाद जो आपके लिए मैंने इसमें तैयार किया उसमें से भी मैं आपको जानकारी प्रदान कर दूंगा। सबसे पहले तो सर ऊपर लिखा जाएगा न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व, आपका जो भी तहसील जिला हो। इधर प्रकरण क्रमांक लिखा जाएगा जैसा कि आप जानते हैं, इधर अपीलार्थी का नाम और इधर प्रतिप्रार्थीगण के नाम लिखे जाएंगे। आप ये तो आप सभी लोग जानते हैं इतना। तो अपील संख्या करके आपको जगह छोड़ देना है और उसके नीचे आपको प्रति प्रार्थी के बाद फिर आपको बोल्ड अक्षर में लिखना मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के तहत अपील, ये आपको इसमें लिखना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के तहत अपील, ये इसमें लिखा जाएगा। इसमें दिनांक के साथ ही आप उस प्रकरण क्रमांक को भी लिख सकते हैं जो अधीनस्थ न्यायालय का है, आप लिख दे तो ज्यादा अच्छा, या अंत में प्रार्थना में भी आप लिख सकते हैं। इसमें आपको फिर लिखना है सर जो आपने लिख दिया मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के तहत अपील, उसके बाद माननीय महोदय, और आप अपना आवेदन की मेरे द्वारा इस प्रकरण क्रमांक से असंतुष्ट और दुखी होकर जो विधि विरुद्ध विधि के प्रावधान के विरुद्ध पारित किया गया है, अपील निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है। इसमें आपको प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य शुरू में लिखना होगा और प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों में सर आपको वो पूरे आधार लेना होंगे जो आधार आप अपील में बताना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके केस की स्थिति और कंडीशन के हिसाब से अलग अलग भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया है यही आपके उसमें फॉलो हो, आपको अपने सुविवेक का भी इस्तेमाल करना है और आपकी अपील के जो परिस्थिति है और जो तथ्य हैं वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि जो मेरे केस की कंडीशन थी उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूं, तो उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस प्रकार से आपको सेट करना है। अब जो मैंने अपील पेश की थी सर, ये नामांतरण की पेश की थी तहसीलदार महोदय के आदेश के विरुद्ध। इसमें हम लेट भी हो गए थे तो धारा 5 का भी हमने आवेदन इसमें लगाया था। ये जो भूमि है ये संयुक्त परिवार की भूमि थी और उसमें जो संयुक्त परिवार के जो व्यक्ति थे, एक काल्पनिक नाम बता देता हूँ, जो है कि एक व्यक्ति थे, उनकी जो भूमि थी जो जो भी हेक्टेयर थी और उनकी संतान थी, 4 संतानें हुई थी उसकी, ए बी सी डी। फिर उनके भी उत्तराधिकारी हुए थे, उनके भी बच्चे हुए थे, उसमें से कई लोग मृत भी हो गए और कई लोगों ने जमीन बेच भी दी और जिन्होंने जमीन खरीदी उनके भी नामांतरण हो गए और नामांतरण सब लोगों के हो गए। और उसके बाद जो हमारा जो पक्षकार है उसके साथ ये कंडीशन बनी थी कि ये जो पैतृक खानदानी भूमि है तो उनके पिता को जो भूमि प्राप्त हुई थी तो उनके पिता ने उस भूमि में से तकरीबन 4.5 बीघा भूमि
जो उसके घर के पीछे वाली भूमि के नाम से जानी जाती थी, उनकी जीवित अवस्था में उस पक्षकार को दे दी थी, जो हमारा पक्षकार था। और उस सभी जो अन्य उसके भाई भाभी, उनके बच्चे, उनके वारिसान और जिन लोगों ने जमीनें खरीदी थी, पूरे गांव के लोग और अन्य लोगों को भी इस बात की जानकारी उनके द्वारा दे दी गई थी। और उनकी पूरी जीवित अवस्था में आगे रह के वो उसी पे खेती भी करवाते थे। और एक तरीके से मौखिक वाहमी बंटवारा हुआ था उनका, और मौखिक वाहमी बंटवारे के द्वारा ये भूमि उन्होंने उनके उस पुत्र को दे दी थी, और वो पुत्र उस पर कृषि कार्य करता चला आ रहा था तकरीबन 30-35 सालों से। और सभी लोग ये जानते थे कि ये जो है कि इनके पिता ने जो उनके पिता से हिस्से में प्राप्त हुई है, इनको दे दी है। और कभी किसी ने कोई आपत्ति भी नहीं की, ना ही कोई ऑब्जेक्शन लिया, और उनको बतौर मालिक उसी हैसियत से स्वीकार करते चले आए। लेकिन जैसे ही दादा की मृत्यु हुई, दादा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र की मृत्यु हुई, तो फिर मामला और माहौल एकदम से बदल गया। और जो हमारे पक्षकार को जो भूमि दी गई थी 4.5 बीघा भूमि, उस पे भी अन्य उत्तराधिकारियों के द्वारा अधिकार जताया जाने लगा। और हमारे पक्षकार की, जो मेरा पक्षकार था, उसको जानकारी दिए बगैर ही उनमें से जो एक भाई की, मेरे पक्षकार के जो एक भाई की मृत्यु हुई थी, तो उनके नाम के स्थान पर उन्होंने उनका नाम दर्ज करवा लिया। जबकि विधि अनुसार जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 है, उसमें ये स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं कि यदि किसी भूमि में कई खातेदार हों, तो सबको सूचना दी जाएगी। सूचना प्रकाशित भी की जाएगी, चौपाल पे चस्पा भी की जाएगी, गांव में डोंडी भी पिटवाई जाएगी, और व्यक्तिशः सूचना दी जाएगी। मतलब व्यक्तिशः से मतलब नोटिस जाएगा, उनके दस्तखत होंगे, दस्तखत आगे फाइल में लगेंगे, ताकि कन्फर्म हो जाए कि हाँ, उनको सूचना दी जा चुकी है। और उसके बाद यदि उनको किसी भी प्रकार से अपना कोई ऑब्जेक्शन या आपत्ति है, तो उनको सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। हमारे इस प्रकरण में ये हुआ सर कि तहसीलदार महोदय ने कागजी तौर पे तो लिख दिया कि प्रकाशित की गई सूचना, चस्पा की गई, डोंडी पिटवाई गई, लेकिन उसको कोई व्यक्तिशः तामील नहीं दी गई। वो उस समय किसी अन्य प्रकरण में जो है कि अन्य कार्रवाई में व्यस्त था, उसको किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई, और सडनली उस पर नामांतरण कर दिया गया। जब पक्षकार को काफी समय बाद इसका पता लगा, जब वो बाहर जहां भी काम से गया था, जब वापस लौट के आया, तो उसको इस बात की जानकारी हुई, तो इससे बड़ा दुखी भी हुआ वो। क्योंकि इसमें उसकी वो जो 4.5 बीघा जमीन थी, जो उसको मौखिक बंटवारे में उसको दी गई थी, वो कहीं ना कहीं उसमें भी उन सब लोगों का समभाग पे अधिकार माना जा रहा था। क्योंकि जो उसके पिता ने जो भूमि दी थी, वो मौखिक बंटवारे के आधार पर दी थी, वामी बंटवारे पे, और ये आपसी पारिवारिक सेटलमेंट था उनका, और सभी लोग उसको मान भी रहे थे। लेकिन ये नामांतरण हुआ, तो नामांतरण उनकी पूरी भूमि पर हो गया। क्योंकि भूमि नाम से तो जो मेन भूमि स्वामी थे उनके नाम से थी, उनकी 4 संतानें थी, अब उन 4 संतानों का भी उसमें हिस्सा बन रहा था। हमारे पक्षकार का दावा था कि ये भूमि उसकी है 4.5 बीघा, जो मौखिक बंटवारे में उसे दे दी गई है, और इस भूमि को छोड़कर पैतृक भूमि में बंटवारा होगा, ये हमारे पक्षकार का कहना था। अब चूंकि उसको नहीं सुना गया और उसको ना सूचना दी गई, तो उसके पास क्या आधार था? धारा 44 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता का। तो मेरे द्वारा उस पक्षकार की अपील अपीलेट कोर्ट में पेश की गई। तो उसमें मैंने जो आपको बताया, प्रारंभ में जो लिखा जाएगा वो लिखा गया, और नामांतरण में अवैध प्रक्रिया, फिर प्रकरण का संक्षिप्त विवरण के बाद अपील के आधार लिखे जाएंगे सर, और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन उसमें जो बताया गया, अपील समय अवधि में पेश की गई है, और जो है कि वकील पत्र, तलबाना, प्रोसेस शुल्क, शपथ पत्र, दस्तावेज सूची, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित कॉपी आदि के साथ अपील समय अवधि में प्रस्तुत है। इसमें धारा 5 का भी हमने आवेदन लगाया था, क्योंकि धारा 5 में वो विलंब से पारित हो गया था, और हमने अपील में जो निवेदन किया था वो बता देता हूं, उसके बाद धारा 5 पे भी आपका प्रकाश डाल दूंगा। नामांतरण आदेश को निरस्त किया जाए, और पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जाए, और गुण दोषों के आधार पर फैसला किया जाए, और हमें भी सुना जाए। ये हमारा निवेदन था। उसमें अपील विचाराधीन है, अभी कोई आदेश इसमें हुआ नहीं है। तो इसमें धारा 5 का भी सर हमारे द्वारा आवेदन लगाया गया था। धारा 5 के आवेदन की जो ड्राफ्टिंग है सर, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि उसमें सबसे ऊपर लिखना होगा, वही ऊपर, न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व, आपका तहसील जिला प्रखंड क्रमांक, और वादी जो है कि अपीलार्थी और बनाम प्रति प्रार्थी विलंब माफी का आवेदन बीच में लिखा जाएगा। प्रार्थना पत्र लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत माननीय महोदय, अपीलार्थी की ओर से आवेदन निम्नानुसार सादर पेश है। यह कि दिनांक को राजस्व मामला क्रमांक में बंटवारे का या नामांतरण का नोटिस प्राप्त होने पर प्रार्थी को यह जानकारी हुई कि नामांतरण आदेश उसके पक्षकार बनाए बिना पारित किया गया है। इसमें सर मामला ये हुआ था कि इसको जो हमारे पक्षकार को जानकारी हुई थी, ये वो जिन लोगों ने नामांतरण करवा लिया था,
नामांकन करवाने के बाद उन्होंने धारा 178 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत तहसीलदार महोदय के समक्ष बंटवारे का भी आवेदन पेश कर दिया। उसमें उसकी 4.5 बीघा भूमि को भी शामिल कर लिया गया। जब इसका नोटिस उसे प्राप्त हुआ तब उसको जानकारी मिली कि ये नामांतरण उसकी जानकारी के बगैर हो गया। तो हमने उस ग्राउंड को भी लिखा है और उसमें बताया है कि विधिवत सूचना न मिलने के कारण अपील दायर करने में विलंब हुआ है। मतलब उसको सूचना नहीं मिली, इसी कारण से विलंब हुआ। और विलंब प्रार्थी की गलती से नहीं अपितु परिस्थिति जन्य है और क्षमा योग्य है। अतः निवेदन है कि विलंब को क्षमा कर अपील स्वीकार की जाए। तो हमारा विलंब आवेदन का जो धारा 5 है, इस पे एसडीओ साहब ने आर्गुमेंट भी सुनी और इसको स्वीकार भी किया। और स्वीकार करने के बाद विपक्षी गण को नोटिस भी जारी किए गए। उनकी तरफ से भी अधिवक्ता आए हैं और प्रकरण अभी तर्क की स्टेज पे चल रहा है और कुछ लोगों पे तामील अभी नहीं हुई है। तो ये तो सर एक प्रैक्टिकल बात मैंने आपको बता दी। अब यही जो चीज मैंने आपको एक ड्राफ्टिंग के तौर पे लिखी है उस पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि माननीय महोदय, ये सर हम ई बुक पे आ गए। हम जो ई बुक में ड्राफ्टिंग मैंने तैयार की है, ये मैंने आपको मेरी खुद की ड्राफ्टिंग थी जिसमें से आपको पढ़ के बताया था। उसमें से काफी महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपके सामने आई है। माननीय महोदय, जो पैरा 1 लिखा जाएगा, यह कि अपीलार्थी इस अपील के माध्यम से माननीय न्यायालय में निवेदन करता है कि दिनांक को, वो जो भी न्यायालय का नाम है अधीनस्थ न्यायालय का पूरा, पारित आदेश त्रुटिपूर्ण, अन्यायपूर्ण और विधि विरुद्ध है। नंबर दूसरा पैरा लिखा जाएगा, यह कि उपरोक्त आदेश से अपीलकर्ता को गंभीर क्षति हुई है तथा यह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के विपरीत है। नंबर तीसरा लिखा जाएगा, यह कि संबंधित आदेश के कारण अपीलकर्ता के वैध भू अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और न्याय प्राप्ति हेतु अपील दायर करना आवश्यक हो गया है। नंबर चौथा है, यह कि निचली अदालत ने अपने निर्णय में महत्वपूर्ण तथ्यों को कानून के सिद्धांतों की अनदेखी की है जिससे न्याय त्रुटिपूर्ण हुआ है। नंबर पांचवा आधार आएगा, यह कि अपीलकर्ता के पास इस आदेश को चुनौती देने के लिए पर्याप्त कानूनी अधिकार है, आधार है जो निम्नलिखित है। नंबर 1, आदेश न्याय संगत नहीं है। नंबर 2, न्यायालय ने आवश्यक साक्ष्यों पर विचार नहीं किया। नंबर 3, कानून की गलत व्याख्या की गई है। नंबर 4, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। ये पांचवें पॉइंट में एक लिखा जाएगा। छठे नंबर पर आएगा, यह कि अपील स्वीकार नहीं की गई तो अपीलकर्ता को अपूर्ण क्षति होगी, वो न्याय प्राप्ति से वंचित हो जाएगा और उसके साथ अन्याय होगा। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है, अंत में निवेदन लिखना होगा, निचली अदालत के आदेश को रद्द किया जाए, अपील विचाराधीन रहने तक आदेश के निष्पादन को स्थगित किया जाए। ये इसमें भी हमने लिख सकते हैं आप, लेकिन धारा 52 का ये अलग से आवेदन पेश होगा जिसकी ड्राफ्टिंग में आपको बता दूंगा। न्याय हित में उपयुक्त अन्य राहत प्रदान की जाए और संलग्न दस्तावेजों में होगा सर, निचली अदालत के आदेश की प्रमाणित कॉपी पेश करना होगी आपको, फोटोकॉपी नहीं सर। अपीलकर्ता का भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जैसे कि खसरा, बीवन, नक्शा, ऋण पुस्तिका, ये भी आप साथ में लगा दें। अन्य प्रासंगिक दस्तावेज यदि कोई है तो आप उसको साथ में लगा सकते हैं। अब चूंकि यदि आप अंत में सत्यापन आएगा, मैं अपीलकर्ता का नाम और पूरा पता यह सत्यापित करता हूं, करती हूं कि उपयुक्त तथ्यों को मैंने अपने ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य और सही माना है। नीचे स्थान, दिनांक, हस्ताक्षर अपीलकर्ता और अधिवक्ता महोदय के हस्ताक्षर होंगे। ये तो सर पूरी ड्राफ्टिंग हो गई अपील की, जो मैंने आपको बता दी कि अपील की ड्राफ्टिंग किस प्रकार से होगी धारा 44 के तहत। ये पूरी ई बुक के अंतर्गत लिखी हुई है। इसमें मैंने सारे मुख्य मुख्य पॉइंट लिख लिए हैं जो अपील के अंतर्गत लिखे जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भी यदि आपके केस और परिस्थिति के अलावा कुछ और फैक्ट हैं तो आपको उसमें बढ़ाना ही होगा और उन फैक्टों के आधार पर आपको आपकी अपील तैयार करना होगी। अपील को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव भी है सर, वो भी देख लेते हैं। अपील में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि आदेश से कैसे नुकसान हुआ है, आपको ये बताएं आप कि आपको किस प्रकार से नुकसान हुआ। संलग्न दस्तावेज मजबूत होना चाहिए ताकि न्यायालय को स्पष्ट हो कि अपीलकर्ता का दावा सही है। यदि आदेश के निष्पादन से तत्काल खतरा है तो तत्काल सुनवाई, अर्जेंट हेयरिंग का अनुरोध किया जा सकता है। यदि संभव हो तो पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णयों का हवाला भी आप इसमें दे सकते हैं। तो ये तो सर आपका हो गया अपील का प्रारूप। अब हम अगली स्थिति पे चलते हैं कि इसके साथ लगने वाला शपथ पत्र, स्थगन आवेदन पत्र और लिमिटेशन एक्ट, इन 3 आवेदनों की ड्राफ्टिंग पे और चर्चा कर लेते हैं। आइए सर, शपथ पत्र की जो ड्राफ्टिंग है सर, ये ई बुक के अध्याय 12 में बताई गई है। मैं खास पॉइंट पे आप लेके चल रहा हूं सर। इसमें शपथ पत्र का जो महत्व होगा, काफी महत्वपूर्ण चीज है सर। कई बार आप शपथ पत्र नहीं लगाते हैं तो आपकी अपील स्वीकार भी नहीं की जाती है। यदि आप भूल जाते हैं तो आपको समय भी दे दिया जाता है, आप बाद में पेश कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अपील के साथ ही शपथ पत्र पेश करें। जब कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के तहत अपील दायर करता है तो अपील के समर्थन में एक शपथ पत्र, एफिडेविट जिसे कहते हैं, प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। शपथ आयुक्त तो भी प्रमाणित कर सकता है उसे, नोटरी वकील से भी आप प्रमाणित करवा सकते हैं आपसे। यह शपथ पत्र अपीलकर्ता के दावे को प्रमाणित करने के लिए न्यायालय अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। शपथ पत्र में क्या होना चाहिए?
अपीलकर्ता की पूरी जानकारी, नाम, पता, अपील दायर करने का कारण, विवादित आदेश और उससे हुए नुकसान का विवरण, अपील दायर करने का औचित्य, यदि कोई विलंब हुआ तो उसके कारण, सभी प्रस्तुत तथ्य सत्य एवं प्रमाणित होने चाहिए। अब इसकी जो ड्राफ्ट होगी सर मैं आपको बता देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है शपथ पत्र, जो कि ऊपर तो सर वही लिखा जाएगा, न्यायालय श्रीमान पूरा, और प्रकरण क्रमांक, और ऊपर शीर्षक में जो कि अपीलार्थी प्रतिप्रार्थी के नाम, और बीच में आप लिख दें शपथ पत्र, कोष्टक में लिख दें अपील के समर्थन में। हालांकि ये मैंने एक आइडियल ड्राफ्ट एक अलग तरीके से तैयार की है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली वैसे भी कर सकते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत, अब 2023 भी हो गई है, न्यायालय का नाम, मामला संख्या पूरा ही लिखा जाएगा। विषय में है धारा 44 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत अपील के समर्थन में। नंबर 1 आएगा, मैं अपील करता, पूरा नाम पता घोषित करता हूं कि नंबर 1, मैं इस अपील का वेद अपील करता हूं, इस अपील को दायर करने का पूरा अधिकार रखता हूं। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में लिखा जाएगा दिनांक, जो भी आदेश हुआ था वो पूरा उसका विवरण लिखते हुए, मुझे तारीख को प्राप्त हुआ उक्त आदेश मेरी भूमि अधिकारों को प्रभावित करता है। नंबर 3 है, उक्त आदेश तथ्य एवं विधि के विपरीत किया गया है। नंबर 4 है, मुझे उक्त आदेश से निम्नलिखित हानि हुई है। अब आप पूरी डिटेल आपके केस की परिस्थिति और कंडीशन के हिसाब से लिखेंगे सर। यहाँ आपके फैक्ट वही होंगे जो जिनसे आप केस लड़ रहे हैं आप, और आपका पक्षकार जिससे प्रभावित हुआ है, वो पूरा आधार आपको इसमें लिखना है। नंबर 5 है, मैंने नियमानुसार इस आदेश के विरुद्ध धारा 44 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत अपील दायर की है, जिसे स्वीकार किया जाना न्याय संगत है। नंबर 6 है, यदि अपील दायर करने में कोई विलंब हुआ तो उसका कारण लिखें। जो धारा 5 लिमिटेशन का आप आवेदन अलग से भी लगा दें सर, वो लगाना ही है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप भूल जाते हैं और सभी लोगों की तामील भी हो जाती है, प्रकरण आर्गूमेंट के स्तर पर आ जाता है और विपक्षी अधिवक्ता सीधी सट मतलब सीधे से वो लिमिटेशन के पॉइंट पे आर्गूमेंट करते हैं और इसी आधार पर आपकी अपील खारिज कर दी जाती है। बड़े गंभीर नुकसान हो जाता है सर, इसलिए आप धारा 5 लिमिटेशन का आवेदन लगाना ना भूलें। ये अपील के साथ ही पेश करें और सबसे पहले इसी पे सुनवाई हो, और यदि आपका आवेदन ग्रहण कर लिया गया तो बाद में फिर आप नो टेंशन हो जाए, कोई फिर गुण दोषों के आधार पर ही फैसला होगा, इस कमी के आधार पर आपका अपील खारिज नहीं हो सकती। जैसा कि मेरे द्वारा अभी आपको बताया गया था, मैंने मेरे अपील के साथ धारा 5 का आवेदन साथ में ही लगाया था। उसके बाद यह है कि यह शपथ पत्र सत्य एवं सही है। नंबर 7वें में, मेरे ज्ञान के अनुसार प्रमाणित है, यदि यह किसी भी प्रकार से असत्य पाया जाता है तो मैं विधि अनुसार उत्तरदायी रहूंगा या रहूंगी। और इसमें अंत में सत्यापन आएगा, और फिर दिनांक सत्यापन तो सर आप जानते ही हैं। शपथ पूर्वक घोषित करता हूं कि उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं लिखा है। दिनांक और अपीलकर्ता के हस्ताक्षर पता, और इसको आप शपथ आयुक्त से, नोटरी महोदय से आप तस्दीक करवा सकते हैं। और जो है कि ये अपील के समर्थन में पेश किया जाता है, सभी बातों को आपको इसमें स्पष्ट लिखना आवश्यक है। और इसमें अब हम अगली चीज, ये तो सर मैंने आपको एफिडेविट की ड्राफ्ट बता दी, अपील की भी बता दी, शपथ पत्र की भी बता दी। अब एक जो हम एक स्थगन आवेदन लगाते हैं वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है सर, उसको भी हम देख लेते हैं। स्थगन आवेदन धारा 52(2) मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, उसकी ड्राफ्ट के बारे में जानकारी देता हूं। कानून की तो जानकारी मैंने आपको वीडियो में दे दी है। ऊपर तो सर वही लिखा जाएगा जो आपके अपील का शीर्षक होगा, न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व प्रकरण क्रमांक अपीलार्थी विरुद्ध प्रतिप्रार्थी, और फिर बीच में लिखा जाएगा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 52(2) मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत माननीय महोदय आवेदक की ओर से निम्नानुसार, अपीलार्थी की ओर से निम्नानुसार आवेदन सादर प्रस्तुत है। और नंबर 1 करके आपको सारे फैक्ट, परिस्थिति, कारण, रीजन वो लिखना होंगे और अधिकारी को बताना होगा कि यदि ये नहीं रोका गया तो आपको किस प्रकार से नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला आपके पक्ष में, सुविधा का संतुलन आपके पक्ष में, और अपूर्ण क्षति आपको हो रही है, जैसा कि आदेश 39 नियम 1 एवं 2, जिसे हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में हम जो ड्राफ्टिंग करते हैं, लगभग आप इसको इसी प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें अपील संख्या, अपीलार्थी, उत्तरवादी और विषय में है अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के निष्पादन को स्थगित करने हेतु आवेदन। ये ई बुक के अंदर से दे रहा हूं सर मैं आपको पूरी जानकारी। माननीय महोदय, नंबर 1 पैरा में सर इसमें लिखा जाएगा, अपीलकर्ता ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के तहत इस न्यायालय में दिनांक, तारीख लिख दें, को अपील प्रस्तुत की है जिसमें निचली अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक को चुनौती दी गई है। नंबर 1 पैरा 1 हो गया। पैरा 2 में लिखा जाएगा, निचली अदालत द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है और अपीलकर्ता के वैध अधिकारों का उल्लंघन करता है। नंबर 3 पॉइंट इसमें सर लिखा जाएगा कि यदि अपील लंबित रहने के दौरान
निचली अदालत के आदेश का निष्पादन किया जाता है तो अपीलकर्ता को अपूर्णीय क्षति होगी और अपील निष्प्रभावी हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ सर कि यदि स्थगन नहीं दिया गया और अधीनस्थ न्यायालय ने उसको निष्पादन कर दिया तो अपील का फिर औचित्य क्या रह जाएगा, क्योंकि अपील तो प्रस्तुति इसलिए की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाए। यदि उसका निष्पादन ही हो गया तो फिर अपील का मतलब क्या रह जाएगा। तो इसलिए आपको ये फैक्ट इसमें विशेष तौर से लिखना है। और इसमें नंबर चौथा है, अतः मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 के अंतर्गत निवेदन किया जाता है कि अपील के निर्णय तक निचली अदालत के आदेश के निष्पादन को स्थगित स्टे करने का आदेश प्रदान किया जाए। ये सर आपका धारा 52 के आवेदन की ड्राफ्ट हो गई। इसमें मैंने वो महत्वपूर्ण कानून पॉइंट लिख दिए हैं जिनको लेकर अक्सर हमारे मन में डाउट और कंफ्यूजन होता है कि आखिर हम शुरू कहां से करें, आखिर हम लिखे तो लिखे क्या। तो वो सारे कानूनी पॉइंट मैंने लिख दिए। अब आगे आप आपके फैक्ट और कंडीशन आप आपके हिसाब से इसमें एडजस्ट कर लें। ये एक बेसिक साँचा मैंने प्रदान कर दिया आपको अपील का धारा 44 का और शपथ पत्र का और उसके स्थगन का। इसमें संलग्न दस्तावेज भी आप लगा दें, अपील की प्रति, निचली अदालत के आदेश की प्रति, भूमि अभिलेख की प्रति, अन्य दस्तावेज और तारीख और स्थान। और प्रभावी बनाने के लिए इसमें सुझाव भी लिखे गए हैं। तुरंत निष्पादन हो तो तत्काल सुनवाई की भी आप मांग कर सकते हैं, अर्जेंट हियरिंग की भी। और धारा 32 जिसे आप जानते हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में, जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में धारा 151 है जो इनहेरिटेंस पावर दी गई न्यायालय को कि न्याय का उद्देश्य विफल ना हो इसके लिए अधिकारी तुरंत आदेश कर सकते हैं। इसी तरीके से धारा 32 भी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में दी गई है कि न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया जा सकता है, किसी के साथ अन्याय ना हो, ये इसमें बताया गया है। इसी प्रकार से जो है कि अपील का तो सर मैंने अब आपको प्रारूप बता दिया। अब लिमिटेशन एक्ट के आवेदन का प्रारूप भी सर मैं आपको बता देता हूँ। ये भी एक महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर काश्तकार या किसान लोग वकील से संपर्क नहीं कर पाते हैं, उनकी हकाई जुताई बुआई में लगे होते हैं। तो इस कारण या कोई स्वास्थ्य खराब हो जाता है या कहीं रिश्तेदारी में मिलने चले जाते हैं या कहीं गमी हो जाती है वहां चले जाते हैं, ये शादी ब्याह में व्यस्त हो जाते हैं, कई कई कारण हो सकते हैं सर, या कोई दुर्घटना हो गई या कोई रीजन हो गया तो समय में आप वकील साहब से नहीं मिल पाए। अब नहीं मिल पाए तो क्या उनका अपील का अधिकार समाप्त हो जाएगा? नहीं सर। धारा 5 1900 लिमिटेशन एक्ट 1963 की इसलिए बनाई गई है कि वो उन आधारों को लिख के अपील प्रस्तुत करें। जैसा कि मैंने खुद ने अपील पेश की थी धारा 5 के तहत, मैं खुद, मेरा पक्षकार बाद में जागा था और हालांकि उसको तो सूचना नहीं हुई थी, जो है कि न्यायालय के द्वारा ही नोटिस नहीं दिया गया था, तो उसको अपीलेट न्यायालय के द्वारा माना गया और हमारी अपील को अंदर अवधि मानते हुए उसको स्वीकार किया गया, नोटिस जारी किया गया। तो आपके द्वारा भी जो भी उचित रीजन है वो लिख के लिमिटेशन का आपको आवेदन लगाना है। लिमिटेशन के आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी जो मैंने ई बुक में तैयार किया, आइए सर मैं आपको बता देता हूँ। अध्याय 11 में सर ई बुक के अंदर मेरे द्वारा बताया गया है विलंब माफी का आवेदन, धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में। इसमें मैं सीधे आपको विलंब माफी के आवेदन की आवश्यक शर्तों को बता देता हूं। विलंब का उचित कारण प्रस्तुत किया जाएगा, कारण को प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य और दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, विलंब जानबूझकर नहीं किया गया होना चाहिए, आवेदन में स्पष्ट रूप से कारण बताएं कि किस परिस्थिति में अपील दायर करने में आपको देरी हुई थी। आपको लिखना होगा, वरिष्ठ अपीलेट न्यायालय को आपको सेटिस्फाइड करना होगा आर्गुमेंट से और डॉक्यूमेंट्स से और फैक्ट से, परिस्थिति से, तथ्य से कि वास्तव में ये आपके बस में नहीं था और जो विलंब है आपका क्षमा किए जाने योग्य। अगर आपको क्षमा नहीं किया गया तो अपूर्ण क्षति हो गया। हम ड्राफ्टिंग देख लेते हैं सर। ऊपर वही लिखा जाएगा, शीर्षक, मामला, अपील क्रमांक और अपीलार्थी विरुद्ध प्रतिप्रार्थी, और बीच में लिखा जाएगा विलंब माफी का आवेदन अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत माननीय महोदय। मामला क्रमांक हो गया इसमें श्रीमान जी करके जो लिखा है, सविनय निवेदन है कि अपीलकर्ता को आपके न्यायालय में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के तहत एक अपील दायर करना थी, किंतु वह नियत समय में प्रस्तुत नहीं कर सका। अपील दायर करने में हुई देरी के निम्नलिखित कारण है। ये सर ड्राफ्टिंग बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है क्योंकि हम एबीसीडी ढूंढ ही नहीं पाते हैं कि कहां से शुरू करें और कहां से खत्म करें। हम लिट कलम लेके बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं कि अब हम क्या करें, क्या लिखें, क्या ना लिखें। जो खास तौर से हमारे अभी अभी जो अधिवक्ता हैं जिन्होंने अभी अभी वकालत की प्रैक्टिस की शुरुआत की है, उनके लिए तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये मेरे वीडियो में मुकम्मल कंप्लीट जानकारी सर शुरू से आखिर तक आपको दे दी गई है।
इस वीडियो को देखने के बाद और इस ई बुक को पढ़ने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपील प्रस्तुत करने के लिए आपको कहीं भी इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। कई बार हमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बार बार निवेदन करना पड़ता है, पूछना पड़ता है, वो भी व्यस्त रहते हैं, बता नहीं पाते हैं, या कई बार हम जानकारी के अभाव में बिना धारा 5 का आवेदन लगाए अपील प्रस्तुत कर देते हैं, तो उसका गंभीर परिणाम यह होता है कि अंत में फिर तर्क की स्टेज पे आपकी पूरी अपील इस आधार पर खारिज कर दी जाती है। दीवानी न्यायालयों में भी सर यही होता है। जब हम कोई दावा पेश करते हैं, सिविल सूट जिसे पेश करते हैं, यदि वो लिमिटेशन के अंतर्गत नहीं आता है तो आपको उसमें भी धारा 5 का आवेदन लगाना होगा, और वरना इसका गंभीर खामियाजा, गंभीर नुकसान आपको प्रकरण के अंत में भुगतना पड़ सकता है। और जो हालांकि न्यायालय की जिम्मेदारी होती है, जैसे सिविल सूट को अदालत में पेश किया जाता है तो जज साहब की जिम्मेदारी होती है कि प्रथम वो इसी चीजों को चेक करें कि कोर्ट फीस सही प्रस्तुत की गई है कि नहीं, उचित समयावधि में पेश किया गया है कि नहीं, किसी कानून से वर्जित तो नहीं है, जैसे कि धारा 5 लिमिटेशन, और ये सारे स्टाम्प सही लगे हैं, 2 परत में पेश किया गया है दावा या नहीं किया गया है, और जो है कि तलबाना शुल्क, प्रोसेस शुल्क दी गई है या नहीं दी गई है, और प्रार्थना तो कोई इसमें गलत नहीं मांग ली गई है। ये सारी चीजें प्रथम दृष्टि चेक करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि न्यायालय के द्वारा भी नहीं देखा गया, विपक्षी अधिवक्ता ने भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की, प्रकरण चालू हो गया, सूचना जारी हो गई, जवाब आ गया, काउंटर क्लेम आ गया, साक्ष्य हो गए, प्रतिवादी साक्ष्य हो गए, अंतिम स्टेज पे लग गया। 8 साल हो गए प्रकरण चलते हुए, और बाद में मालूम पड़ा कि 8 साल बाद जब आर्गूमेंट पे आया, तब जज साहब ने उसको लिमिटेशन के मुद्दे पे ही खारिज कर दिया। अब आप क्या करेंगे सर? बड़ा गंभीर नुकसान हो जाएगा पक्षकार का सर। इसलिए जागते रहें, होशियार रहें और सचेत रहें। और मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि आपके साथ आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या एक आम व्यक्ति भी है, तो वो भी इस चीज को जान ले और समझ ले। तो धारा 5 बड़ी महत्वपूर्ण धारा है सर। आप लिमिटेशन का आवेदन उसके साथ ही लगाएं, और ये अगर मंजूर हो गया तो फिर सारी चिंताओं से मुक्त रहें। फिर गुण दोषों के आधार पर फैसला होगा, इस आधार पर आपका दावा निरस्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो अपील हो चाहे वो दावा हो, ये सभी में एक ही प्रकार से कंडीशंस लागू होती हैं। हम अब इसमें देख लेते हैं विलंब का कारण। जो संभावित कारण लिखे हैं सर मैंने इसमें, और भी कारण हो सकते हैं इनके अलावा भी, लेकिन जो महत्वपूर्ण कारण है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। नंबर 1 में सर लिखा हुआ है कि अपीलकर्ता लंबे समय से अस्वस्थ था और चिकित्सा उपचार में व्यस्त था, संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि आप बीमारी का कारण लिखते हैं तो आपको अस्पताल के पर्चे, डॉक्टर के इलाज के पर्चे, वो भर्ती रहा उस दौरान, वो सारे रिकॉर्ड पेश करना होंगे। तो अपीलेट न्यायालय देख के समझ जाएगा कि हाँ बिल्कुल ये सत्य है, और वो आपका आवेदन स्वीकार हो जाएगा। नंबर दूसरा आधार क्या हो सकता है? अपीलकर्ता को आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त हुई थी, ये भी एक कारण हो सकता है। प्रमाणित प्रतिलिपि आपने ली, उसमें तारीख दिनांक सभी लिखा रहता है। नंबर तीसरा है आवश्यक दस्तावेज को प्राप्त करने में देरी हुई, ये भी एक कारण हो सकता है। नंबर चौथा है कोई अन्य गंभीर कारण, जैसे प्राकृतिक आपदा, परिवार में आकस्मिक घटना आदि कोई भी हो, तो आप उसका भी उल्लेख कर सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स भी पेश कर सकते हैं, समर्थन में शपथ पत्र भी लगा सकते हैं, गवाह भी आप करा सकते हैं यदि आवश्यकता हो तो उसको साबित करने की। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज होगी सर। अंत में निवेदन लिखा जाएगा। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुए सीमांकन अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत अपील दायर करने की अनुमति प्रदान करें और विलंब को माफ करने की कृपा करें। ये सर आपका अंत में निवेदन होगा, और उसके नीचे दिनांक होगा, हस्ताक्षर होंगे अपीलकर्ता के, और निष्कर्ष भी सर मैंने इसमें लिखा है। क्योंकि वीडियो सर काफी लंबे हो जाते हैं, तो इसलिए अब मैं आपको शॉर्ट में 1-2 निष्कर्ष में से पढ़ के बता देता हूं जो महत्वपूर्ण है। कि न्यायालय को संतुष्ट करना कि देरी उचित कारणों से हुई थी, और चिकित्सा के सारे प्रमाण पत्र लगाएं, जो भी आप आधार लेते हैं उसके सारे प्रमाण पत्र साथ में लगाएं, मतलब आप उसको पूर्ण रूप से बता सकें कि ये किस प्रकार से विलंब आप जो हुआ है वो एक आप सद्भाविक रूप से गए। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के घर पे बैठे रहे और अचानक आप गए और आपने आवेदन पेश कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपीलेट न्यायालय को पता महसूस होना चाहिए, पूरी समझ में आना चाहिए कि हाँ ये इन हालातों की वजह से, इन कारणों से जो है कि अपील प्रस्तुत करने में विलंब हुआ है, और वो उन कारणों के आधारों के दस्तावेज जो आपको साथ में लगाना है, तो आपका धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाएगा। जैसे कि मेरे खुद का आवेदन धारा 5 का स्वीकार किया गया, जो मैंने आपको बताया था। तो इसमें सर ये मैंने अपील का प्रारूप भी आपको बता दिया, शपथ पत्र की ड्राफ्टिंग भी आपको बता दी, स्थगन आवेदन की ड्राफ्टिंग भी बता दी, लिमिटेशन आवेदन की ड्राफ्टिंग क्या होगी ये भी बता दी, इनसे संबंधित कानून और उसकी पूरी परिभाषा और व्याख्या भी मैंने आपको करके बता दी है। अब इस पे हम धारा 47 पे चलते हैं, जो एक लिमिटेशन से संबंधित है, उसको भी सर हम देख लेते हैं, जो हमारे वीडियो से संबंधित है। अध्याय 16 में सर
धारा 47 के बारे में ई बुक के अंदर मेरे द्वारा बताया गया है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत अपील की लिमिटेशन क्या होगी। मैं बुक भी लेकर सर आपके लिए बैठा हूँ, तो पहले मैं बुक में से महत्वपूर्ण जानकारी आपको पढ़ के बता देता हूँ, और उसके बाद यही बात मैंने अध्याय 16 में भी लिखी हुई है। अपीलों की परिसीमा, ये धारा 47 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में बताया गया है और बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। इसमें कहा है, उस आदेश की तारीख से जिसके की संबंध में आपत्ति की जाए 30 दिन का अवसान हो जाने के पश्चात उपखंड अधिकारी या कलेक्टर को या बंदोबस्त अधिकारी या बंदोबस्त आयुक्त को कोई अपील नहीं होगी। मतलब उस आदेश की तारीख से 30 दिन की समय अवधि नंबर का में बताई गई है। नंबर खा में बताई गई है, ऐसे दिनांक से 45 दिन व्यतीत होने के पश्चात आयुक्त को अपील नहीं की जा सकेगी, ये खा में बताया है। नंबर गा में बताया, ऐसी तारीख से 60 दिन का अवसान हो जाने के पश्चात मंडल को कोई अपील नहीं होगी। मतलब 60 दिन का अगर समय निकल गया है तो मंडल को अपील प्रस्तुत करने का आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा। परंतु यह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता अधिनियम 2011 के पूर्वत होने के पूर्व किया गया हो, या वहां ऐसे मामले में अपील उक्त अधिनियम के पूर्व की संहिता में उबंधित समय सीमा के भीतर ग्रहण की जाएगी, ये इसमें बताया गया है। परंतु यह और भी कि जहां किसी ऐसे पक्षकार को जो उस पक्षकार से भिन्न हो जिसके की विरुद्ध आदेश एक पक्षी पारित किया गया है, उस तारीख को जिसकी आदेश पारित किया गया है कोई पूर्व सूचना न रही हो, वहां धारा के अधीन परिसीमा की संगणना ऐसे आदेश की संसूचित किए जाने की तारीख से की जाएगी। तो ये तो सर बुक की डेफिनेशन है, और काफी आप देख रहे हैं बुक भू राजस्व संहिता मतलब किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए और उनके साथ कोई अन्याय ना हो बनाई गई है, और पूरी डिटेल बुक है सर। आप इसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई देख के समझ सकते हैं। इसमें से मैंने स्पेशली धारा अच्छामाली साहब के लिए निकाली है, और अब हम इसमें से देख लेते हैं सर ई बुक के अंदर से जो मैंने आपके लिए खास तौर से तैयार की है। और अपील की समय सीमा जो है धारा 47 के अनुसार अपील की समय सीमा निम्नलिखित होगी। मैंने आपको वैसे तो पढ़ के बता दी है, लेकिन औपचारिक तौर पर बता देता हूँ। उपखंड अधिकारी के समक्ष 30 दिन, कलेक्टर के समक्ष 30 दिन, राजस्व आयुक्त के समक्ष 45 दिन, राज्य सरकार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के समक्ष 60 दिन, ये है। और उसकी डिटेल मैंने आपको बुक के अंदर से पढ़ के बता दी है। महत्वपूर्ण बिंदु है सर इसमें, यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर अपील दायर नहीं कर पाता है तो वह भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत विलंब माफी का आवेदन पेश कर सकता है। हालांकि इसके लिए उसे विलंब का उचित कारण प्रस्तुत करना होगा। तो ये तो सर मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब मैं आपको तो ये तो सर मैंने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। और ई बुक के अंदर जो मैंने मुख्य मुख्य पॉइंट आपके लिए तैयार करके रखे हैं उस पर भी मैं आपका प्रकाश डाल देता हूं। मैंने विषय सूची पे तो आपको बता दिया है, आप देख रहे हैं स्क्रॉल जो चल रहा है साइड में, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि धारा 44 में अध्याय 2 में कानून के आधार के बारे में बताया गया है। अध्याय 3 में अपील करने का अधिकार और पात्रता के बारे में बताया गया है। नंबर अध्याय 4 में जो बताया गया है अपील प्राधिकारी और उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। अध्याय 5 में बताया गया अपील की समय सीमा और प्रक्रिया क्या होगी। अध्याय 6 में मैं शार्ट में बता रहा हूँ सर, ताकि आपको पूरी ई बुक का पता लग जाए कि इस ई बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, और यदि आपको आवश्यकता महसूस हो, लगता है आप उसको परचेस करना चाह रहे हैं, तो यही चीज आपको वहां भी मिलेगी। ये बताने का मकसद यही है कि खरीदने के बाद ऐसा ना हो कि आप यूं कहें कि अरे इस ई बुक में क्या लिखा हुआ है, ये तो हमारे काम की है ही नहीं। इसलिए मैं मेरे वीडियो में पूरी ई बुक के बारे में आपको परिचित करा देता हूँ, ताकि आप इससे पूर्णतः सेटिस्फाइड हो जाएं, और जो मैंने आपको कहा है और जो लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही ई बुक पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त भी होगी। इसलिए आप जब खरीदें तो आपके मन में फिर ये विचार ही ना रहे कि हम क्या खरीद रहे हैं, क्योंकि मैं आपको दिखा चुका हूं, उसके बाद ही आपने परचेस किए, तो आपके मन में कोई डाउट या शंका ही नहीं रहे, या कोई रहस्य रोमांच ही ना रहे कि हम आखिर खरीद रहे हैं तो उसमें लिखा क्या होगा। इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में सारा अध्याय पढ़ के बता रहा हूं। अध्याय 6 में सर अपील पर निर्णय और निस्तारण प्रक्रिया। अध्याय 7 में सर इसमें हमारा अध्याय 7 में अपील में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थगित किए जाने का आवेदन व कानून। अध्याय 8 में सर इसमें ये स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, आप देख रहे हैं अध्याय 8 आ रहा है इसमें। अध्याय 8 में अपील में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थगित किए जाने के लिए आवेदन किस प्रकार से दिया जाएगा, इस बारे में पूरी डिटेल में बताया गया। अध्याय 9 में हम देख लेते हैं सर क्या है। इसमें पूरी ड्राफ्टिंग देख रहे हैं सर आप, ये पूरी जो आपको पढ़ के बताई थी मैंने अभी।
अध्याय 9 में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध धारा 44 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत अपील का प्रारूप बताया गया अध्याय 9 में। अध्याय 10 में क्या बताया गया है सर? अध्याय 10 में निष्कर्ष और सुझाव है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है जो इसी से रिलेटेड है। और अध्याय 11 में सर जो बताया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अध्याय 11 में यदि नियत समय में अपील पेश नहीं कर पाए तो धारा 5 सीमांकन अधिनियम 1963 के तहत विलंब माफी कंडीशन ऑफ डिले का आवेदन, उसका पूरा प्रारूप, उसकी पूरी ड्राफ्टिंग ये इस अध्याय में बताई गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट अध्याय सर हमारा 12 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अपील के समर्थन में शपथ पत्र की क्या ड्राफ्ट होगी वो अध्याय 12 में बताई गई है। पूरी ड्राफ्टिंग इसमें तैयार करी गई है जो मैंने आपको पढ़ के समझा दिया। अध्याय 13 में जो बताया गया है अपील में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण, और अध्याय 14 में बताया है अपील स्वीकृति के संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसे ग्राउंड्स पे अपील लिख दें कि वो अब प्राइमा फेसी अब लगे ही नहीं अपील और वो निरस्त हो जाए, इसलिए वो संभावित कारण इसमें बताए गए। अध्याय 15 में निष्कर्ष और सुझाव बताया गया है। और अध्याय 16 में धारा 47 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत अपील की परिसीमा जो मैंने बुक के अंदर पढ़ के बताई थी उसी का शॉर्ट रूप मैंने इसमें भी लिखा, बुक में से भी आपको मैंने पढ़ के बता दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट अध्याय सर हमारा, ये पूरी ड्राफ्टिंग भी है सर, इसमें आप देख रहे हैं इसमें ये इसको समापन और निष्कर्ष है अंत में। और समापन होने के बाद भी मैंने सर इसमें कुछ चीजें जोड़ दी हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको पढ़ के बताया था कि नमस्कार, मैं एडवोकेट शेख जावेद मोहम्मद। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के बारे में। इस धारा के तहत अपील प्रक्रिया, अपील करने वाले अधिकारी, इससे जुड़े कानूनी प्रावधान और विस्तार से समझेंगे। पूरा जो मैं वीडियो के शुरुआत में जो आपको समझाया था वो पूरा लेख जिसमें सारा सार संक्षिप्त में लिखा गया वो भी मैंने अंत में इसमें जोड़ दिया। इसमें समय सीमा, प्रक्रिया सभी कुछ आ गया। और अंत में मैंने एक और पेरा इसमें बढ़ा दिया है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता किसानों की किन किन समस्याओं का समाधान करती है। तो ये सर अंत में पूरी बुक का समापन हो गया। ये ई बुक है और इस ई बुक की कीमत 199 रुपए मेरे द्वारा रखी गई है, मात्र 199 रुपीज। और इसकी लिंक मैं मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। वहां ई बुक डाउनलोड आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, उसके आगे आपको लिंक दिखाई देगी आसमानी रंग की। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से ई बुक को परचेस करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मात्र 199 रुपीज कीमत मेरे द्वारा इसकी रखी गई है। और जैसे ही उसके नीचे मेरे द्वारा मेरे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर की लिंक भी दी गई है। आप जानते हैं सर कि मेरे द्वारा जो ई बुक लिखी जाती हैं वो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस ई बुक लिखी जाती हैं। जो कानून है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कानून की जो बुक है, ये आप देख रहे हैं पूरी भू राजस्व संहिता है, 1 लगायत 264 के समथिंग इसमें धारा है। तो ये बुक का निर्माण नहीं किया जाता मेरे द्वारा, इस बुक के अंदर से जो आपकी समस्या का समाधान कर दे, आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन कर दे, वो सामग्री ढूंढ के एक जगह एकत्रित करके उसको आपके सामने प्रोवाइड की जाती है, प्रस्तुत की जा सकती है, ताकि आप उसको प्रैक्टिकली रूप से इस्तेमाल कर सकें। और आप अगर एक एडवोकेट हैं तो आप एडवोकेट में उसको किस प्रकार से अपने उसमें इस्तेमाल करेंगे, आप एक आम नागरिक हैं, यदि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप उससे किस प्रकार से समझेंगे, क्या राय कायम करेंगे, ये सारा प्रावधान मेरी ई बुक के अंदर आपको बता दिया जाता है। तो मेरी ई बुक लिखने का मतलब ही है, यही है, मकसद भी यही है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक में उन तमाम लॉ को कलेक्ट करके एक ही जगह ले आता हूं। जैसा कि इस ई बुक के अंदर आप देखें सर, धारा 44 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 अपील, इसका प्रारूप ड्राफ्टिंग में इसी ई बुक के अंदर लिख दिया गया है। धारा 47 में जो लिमिटेशन बताई गई है अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा, वो भी इसमें शामिल कर ली गई है। धारा 5 विलंब माफी का आवेदन, उसके कानून, लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में जानकारी वो भी इसमें शामिल कर ली गई है। अपील के समर्थन में लगने वाला शपथ पत्र, स्थगन आवेदन की ड्राफ्ट, ये सारी चीजों का समावेश मेरे द्वारा इसी ई बुक के अंदर कर लिया गया है। इस ई बुक के द्वारा मुझे उम्मीद है कि इस ई बुक को आपको पढ़ने के बाद और मेरा वीडियो सुनने के बाद आप पूर्णतः इतने सक्षम हो जाएंगे, यदि आप एक नए अधिवक्ता भी हैं तो आप स्वयं अपील प्रस्तुत करके आर्गुमेंट तक जैसा अधिकारी महोदय के समक्ष करके केस को जीत सकते हैं। हालांकि डिसीजन गुण और दोष के आधार पर किया जाएगा, वो अपीलेट न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। ये हमारी प्रोसीजर बताने का कार्य है सर। फैसला तो जो भी होगा वो अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। यदि हम उससे असंतुष्ट होते हैं तो उससे हम अपीलेट न्यायालय में, उससे अपीलेट न्यायालय में और उससे अपीलेट न्यायालय में हम जाने का पूरा अधिकार रखते हैं। हाई कोर्ट में अंत में हम याचिका भी दायर कर सकते हैं, सिविल न्यायालय में भी हम आ सकते हैं। ये सब चीजें प्रोसेस के हिसाब से आगे धीरे धीरे आपको चलना होगा, लेकिन प्राथमिक रूप से यदि संहिता में वो उपचार उपलब्ध है तो आपको वहीं जाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट कहीं और चले जाएं,
क्योंकि संहिता बनाई इसलिए गई है, बड़े अधिकारियों को बिठाया इसलिए गया है कि किसी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यदि कोई अन्याय किया गया, कोई कार्य इस प्रकार से किया गया, तो उसके खिलाफ अपीलेट न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा सके। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में सर मैंने अपील की ड्राफ्टिंग से लेके समर्थन में लगने वाले शपथ पत्र, विलंब माफी का आवेदन पत्र, उसकी लिमिटेशन, उससे जुड़े हुए कानून, अपील अधिकारी की शक्ति, अपीलेट अधिकारियों की शक्ति, पूरी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता का प्रारंभिक परिचय, सारी जानकारी इस ई बुक के अंदर देने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ये एक लीक से हटके एक नया वीडियो बनाया है, उसका रीजन भी है सर वीडियो बनाने का भी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अपील में लेके बैठा हुआ हूँ। मेरे द्वारा अपील तैयार की गई और अपील पेश भी कर दी गई, और चूंकि इसका लाभ पूरे मेरे दिमाग में था, तो मेरे द्वारा विचार आया कि क्यों ना इस लाभ को आपके साथ शेयर कर लिया जाए, ताकि आपको भी प्रैक्टिकल उसका ज्ञान हो सके। इसमें मैंने अपील में जो मैंने पेश किए, उसमें ये सारे आवेदन भी पेश किए थे। धारा 5 का जो लिमिटेशन का बताया था मैंने, दस्तावेज सूची अनुसार भी पेश किए थे। इसमें एक कंडीशन और बता दूं सर आपको कि जो जो दावा मैंने पेश किया था, आपको भी सीखने को उसमें मिलेगा कि नामांतरण आदेश के विरुद्ध तो हमारे द्वारा अपील कर दी गई, लेकिन साथ ही एक दीवानी दावा मेरे द्वारा मेरे पक्षकार की ओर से सिविल न्यायालय में पेश किया गया। वाद वास्ते स्वत्व घोषणा, बंटवारा किए जाने, आधिपत्य दिलाए जाने के संबंध में। क्योंकि जो मेरे पक्षकार की जो कंडीशन थी, जो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि उसके घर के पीछे की जो जमीन है 4.5 बीघा, वो उस पर तकरीबन 30-35 सालों से उसका पिता के समय से कब्जा था, और पिता ने सभी परिवार के लोगों को बिठाकर कह दिया था कि ये मैंने इस बेटे को दे दिए, मौखिक बाहमी बंटवारा कहते हैं इसको, और उन्होंने मान भी लिया था। लेकिन उनके पिता की जैसी मृत्यु हुई और दादा की जब मृत्यु हुई, तो सभी लोगों के मन में बेईमानी आ गई और उस भूमि पे भी दावा करने लगे। तो हमें दीवानी न्यायालय में भी दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ, क्योंकि सिविल न्यायालय को ही स्वत्व घोषित करने का अधिकार दिया गया। रेवेन्यू न्यायालय को अधिकार नहीं है कि वो किसी को मालिक घोषित कर सके। तो हमने उसमें बंटवारा करने की भी मांग की, विधि अनुसार एक तो 4.5 बीघा जमीन के हम मौखिक वाहमी बंटवारे के आधार पर मालिक हैं, फर्स्ट चीज ये हो गई। उसके बाद इसको छोड़ के जो हमारी पैतृक भूमि है, उसमें जो उनके 2 भाई हैं और एक बहन है, उनको समभाग पे हिस्सा दिया जाए, और हमारी भूमि पे कोई कब्जा ना करे, इस बात का हमें स्थायी निषेधाज्ञा भी दी जाए। और हमारी उसमें जो मेरे पक्षकार की जो बहन थी, उनकी भूमि पे तो तकरीबन 8-10 सालों से उन 22 लोगों का ही कब्जा था, क्योंकि उसमें 22 पक्षकार हो गए थे समथिंग, जो कि उनके जो दादा थे, उनके 4 बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, और उनमें से कई लोगों ने जमीनें बेच दी थी, तो उन्होंने भी बीच में नामांतरण करवा लिए थे। ऐसे ऐसे करके तकरीबन 22 लोग आ गए थे। तो उन 22 लोगों में किसके पास हमारे पक्षकार की जो बहन थी उनकी भूमि पे कब्जा था, ये हमारे पक्षकार को भी नहीं मालूम था और उनकी बहन को भी नहीं मालूम था। नाम उनका हो गया था, लेकिन भूमि पे कब्जा किसका था, वही उसका फसल लाभ भी ले रहे थे। तो हमारे द्वारा मध्यवर्ती लाभ की भी मांग की गई, और विधि अनुसार उस जो अंश है उनकी पैतृक भूमि, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत जो उनका उत्तराधिकार बनता है, उसके तहत उस भूमि का उनको मालिक घोषित किया जाए, बंटवारा कराने के अधिकारी हैं और कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी, और मध्यवर्ती लाभ दिलाया जाए। ये एक दीवानी दावा हमारे द्वारा अलग से पेश किया गया। उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो फिर कभी आपको बनाऊंगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि वीडियो आपके लिए आवश्यक है, तो आप कमेंट्स करके जरूर लिखें, तो मैं इस पे भी सर आपके लिए एक प्रैक्टिकल ज्ञान के आधार पर वीडियो बना दूंगा कानून के तहत, जिसको आप अपने व्यवहारिक उसमें प्रैक्टिकल उपयोग भी कर सकें। तो इस प्रकार से ये जो दीवानी दवा, इसकी भी सर्टिफाइड कॉपी निकाल के मेरे द्वारा एसडीओ महोदय के समक्ष पेश की गई अपील में, और उनको ये बताया गया कि श्रीमान, ये हमारे द्वारा इस नामांतरण आदेश को भी निरस्त करने की हमने उसमें मांग कर ली थी, और बंटवारा स्वत्व की जो मांग थी वो भी हम उनके द्वारा प्रस्तुत सूची अनुसार दस्तावेज करके पेश कर दी गई। इसमें एक चीज और भी हुई थी सर, कि जो मेरे पक्षकार का जो प्रकरण था, वो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर, इसलिए मैं आपको इस बारे में जानकारी दे रहा हूं। क्योंकि वो जो मेरे पक्षकार का जो प्रकरण था, उसमें मामला इस प्रकार से हुआ था कि उसकी जानकारी के अभाव में तो नामांतरण करवा लिया गया। उससे नुकसान उसको ये हो रहा था कि उसको जो मौखिक वाहनी बंटवारे में भूमि मिली थी 4.5 बीघा, वो भूमि भी जो है कि उन लोगों के द्वारा उसमें शामिल मान ली गई थी, कि वो भूमि पे भी वो हक जताने लग गए थे। अब इसमें सर कंडीशन ये हुई कि पक्षकार को सूचना कब मिली, जब उन लोगों ने नामांतरण करने के बाद धारा 178 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत दावा तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश कर दिया, और उसकी सूचना मेरे पक्षकार को मिली, तब उसको पता लगा। अब उसमें सर सबसे खास बात यह है कि मेरे पक्षकार के समर्थन में गांव के लोगों ने, गांव के कई लोगों ने, जो काफी बुजुर्ग उम्र के भी थे, उन्होंने इस बात का हलफनामा दिया, शपथ आयुक्त महोदय से तस्दीक करा के,
कि इस भूमि पर इनका कब्जा विगत 30 सालों से बतौर मालिक हम देखते चले आ रहे हैं और इनके पिता ने ये भूमि इनको मौखिक बंटवारे में दी है और ये इस जगह के मालिक हैं। तो नामांतरण इनको, ये जो बंटवारा किया जा रहा है, तो ये बंटवारा आवेदन विधि अनुसार नहीं है। सबसे पहले तो नामांतरण की सूचना नहीं दी गई और फिर जो है कि बंटवारा का दावा लगा दिया गया। तो ये हमारी भूमि जो है 4.5 बीघा, वो हमारे स्वतः और मालिकाना हक की भूमि, उसको बंटवारे में शामिल नहीं किया जाए। इसे करके 3-4 लोगों ने समर्थन में शपथ पत्र भी लगाया शपथ आयुक्त महोदय से। तो चूंकि जैसा कि सर आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में प्रावधान दिया गया है धारा 178 में भी, कि यदि कोई स्वत्व का प्रश्न उठा लिया जाता है बंटवारे की कार्रवाई के दौरान, तो तहसीलदार महोदय उस कार्रवाई को वहीं रोक देते हैं और 2 माह, समथिंग 2 माह या 3 माह का समय देते हैं। वो उसमें प्रावधान लिखा हुआ है कि आप इतने समय के अंदर इसमें दीवानी दावा लगाकर आप आपका निराकरण करके हमें कुछ ना कुछ सूचना देवें। तो ये बंटवारे की कार्रवाई तुरंत वहां रोक दी गई तहसीलदार महोदय के द्वारा और उसके बाद फिर हमारे द्वारा सिविल न्यायालय में दावा पेश किया गया बंटवारे का, स्वत्व घोषणा का, मध्यवर्ती लाभ का। और चूंकि नामांतरण बिना जानकारी के हुआ था, हितबद्ध पक्षकारों को सूचना नहीं दी गई थी और तहसीलदार महोदय ने उस आदेश में लिखा भी था कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी गई, सूचना प्रकाशित की गई, डोंडी पिटवाई गई, लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। तो सर आप सोचें कि 22 लोग अगर हुए और क्या 22 में से कोई एक भी ना आएगा? ये तो एक अकल्पनीय बात लगती है कि अगर यदि नोटिस जाता है तो कोई ना कोई तो 22 में से एक ना एक तो आता। और दूसरी बात है, खासतौर से हमारा पक्षकार, जो कि मेरा पक्षकार था, जिसकी 4.5 बीघा जमीन दांव पे लगी हुई थी, वो तो तुरंत आता और समस्त जानकारियां देता कि ये वामी बंटवारे के आधार पे मैं इस जगह का मालिक हूँ और ये भूमि को हटके बंटवारे कराया जाए और ये भूमि मेरी है। और वो दावा भी लगाता, समय भी मांगता। हालांकि वो सब चीजें कर ली गई और फिर पेश कर दिया गया और अभी वो कार्रवाई विचाराधीन है। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही था, एक प्रैक्टिकली नॉलेज, ताकि आप लोग इसमें पूर्णतः सक्षम हो सकें कि यदि आपके पास इस प्रकार का प्रकरण आता है तो आप उसको किस प्रकार से हैंडल करेंगे। यदि आपने पूरे ध्यान से मेरा वीडियो देख लिया और इस ई बुक को पूर्ण रूप से मन लगा के आपने समझ लिया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पूर्णतः सक्षम हो पाएंगे कि धारा 44 के तहत किस प्रकार से अपील पेश की जाएगी, स्थगन आवेदन कैसे लगाया जाएगा, लिमिटेशन का आवेदन कैसे लगाया जाएगा, समर्थन में शपथ पत्र कैसे लगाए जाएंगे, किस प्रकार से आर्गुमेंट की जाएगी और किस प्रकार से अगर आवश्यकता महसूस होती है तो दीवानी दावा लगाया जाएगा। ये सारी जानकारी मेरे द्वारा आपको इस वीडियो में भी दे दी गई है और ई बुक के अंदर भी दे दी गई है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कुछ वीडियो सर लंबा जरूर हो गया है, लेकिन पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, बीच में स्किप न किएगा, नहीं करिएगा, क्योंकि यदि आप स्किप करेंगे तो महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने पूरी ई बुक को तो सर आपको पढ़ के बताई ही नहीं है। अगर ई बुक को पढ़ के बताता तो तकरीबन 5 घंटे का ये वीडियो हो जाता, लेकिन मैंने महत्वपूर्ण जानकारी मेरे वीडियो में भी दे दी है और ई बुक के अंदर डिटेल में भी लिख दी है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप उस ई बुक को परचेज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।